उस रात 9 बजे ही ठंड बहुत बढ़ गई थी। संजय, नरेश और आलोक ने गर्माहट पाने के लिए सड़क के किनारे कार रोककर शराब पी। नशे के चलते सामने आती अकेली लड़की को देखकर उनके भीतर का शैतान जागा, तो वे उस लड़की को छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। जाने मन इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? किसी प्यार करने वाले की तलाश है तो हमें आजमा लो। आसपास किसी को न देखकर नरेश ने उस लड़की को ऊंची आवाज में छेड़ा। शट अप एंड गो टू हेल यू बास्टर्ड। उस लड़की ने बिना देर किए अपनी नाराजगी जाहिर की। तुम साथ चलो तो हेल में भी मौज मस्ती रहेगी स्वीट हार्ट। तेरे साथ जाने को पुलिस को बुलाऊं? लड़की ने अपना मोबाइल फोन उन्हें दिखाकर सवाल पूछा। पुलिस को बीच में क्यों ला रही हो मेरी जान? पुलिस नहीं चाहिए तो अपनी माँ या बहनों। वह लड़की चीख पाती उससे पहले ही संजय ने उसका मुंह दबोच लिया और झटके से उस लड़की को गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ते हुए अपने दोस्तों को गुस्से से निर्देश दिए। इस बिच को अब सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। कार स्टार्ट करो, मैं इसकी बोटी बोटी कर दूंगा अगर इसने अपने मुंह से चूं भी की। आलोक कूद कर ड्राइवर की सीट पर बैठा और नरेश ने लड़की को काबू में रखने के लिए संजय की मदद की। कार झटके से चल पड़ी। उस चौड़ी सड़क पर कार सरपट भाग रही थी। संजय ने उस लड़की का मुंह दबा रखा था और नरेश उसे हाथ पैर नहीं हिलाने दे रहा था। अगर अब जरा भी हिली या चिल्लाई तो तेरा गला दबा दूंगा। संजय की आंखों में उभरी हिंसा को पढ़कर वह लड़की इतना ज्यादा डर गई कि उसका पूरा शरीर बेजान हो गया। अब कोई किसी का नाम नहीं लेगा और इसकी आंखें भी बंद कर दो। आलोक ने उन दोनों को हिदायत दी और कार को तेज गति से शहर की बाहरी सीमा की तरफ दौड़ाता रहा। एक उजाड़ पड़े ढाबे के पीछे ले जाकर आलोक ने कार रोकी। उनकी धमकियों से डरी लड़की के साथ मारपीट करके उन तीनों ने बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की किसी भी तरह का विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। बस हादसे के दौरान उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते रहे थे। लौटते हुए संजय ने लड़की को धमकाते हुए कहा, अगर पुलिस में रिपोर्ट करने गई तो हम तुझे फिर ढूंढ लेंगे स्वीट हार्ट। अगर हमारी फिर मुलाकात हुई तो तेजाब की शीशी होगी और हाथ में तेरे सुंदर चेहरा बिगाड़ने के लिए। तीनों ने जहां उस लड़की को सड़क पर उतारा, वहीं पास की दीवार के पास चार दोस्त लघु शंका करने को रुके थे। अंधेरा होने के कारण उन तीनों को वे चारों दिखाई नहीं दिए थे। उनमें से एक की ऊंची आवाज ने इन तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। हे, कौन हो तुम लोग? इस लड़की को यहाँ फेंक कर क्यों भाग रहे हो? रुको जरा। सोनू, तू कार का नंबर नोट कर, मुझे सारा मामला गड़बड़ लग रहा है। एक दूसरे आदमी की आवाज उन तक पहुंची तो वे फटाफट कार में वापस घुसे और आलोक ने झटके से कार सड़क पर दौड़ा दी। संजय, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की की क्रोध से भरी ये चेतावनी उन तीनों के मन में डर और चिंता की तेज लहर उठा गई। उसे मेरा नाम कैसे पता लगा? संजय ने डर से कांपती आवाज में सवाल पूछा। शायद हम दोनों में से किसी के मुंह से अनजाने में निकल गया होगा। नरेश ने चिंतित लहजे में जवाब दिया। आज मारे गए हम सब। मैंने उन आदमियों में से एक को अपनी हथेली पर कार का नंबर लिखते हुए देखा है। उस लड़की को संजय नाम पता है। पुलिस को हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। आलोक की इस बात को सुनकर उन दोनों का चेहरा पीला पड़ चुका था। नरेश ने अचानक सहन शक्ति खोकर संजय से चिढ़े लहजे में पूछा, बेवकूफ इंसान, क्या जरूरत थी तुझे उस लड़की को उठाकर कार में डालने की? यार, उसने हमारी माँ बहन तो मैंने अपना आपा खो दिया। संजय ने दबे स्वर में जवाब दिया तो उसे उल्टी हजार गालियां दे लेता, दो चार थप्पड़ मार लेता, तो उसे उठाकर कार में ना डालता तो हमारी इस गंभीर मुसीबत की जड़ तो ना उगती।
अरे, अब आपस में लड़ने के बजाय ये सोचो कि अपनी जान बचाने को हमें क्या करना चाहिए। आलोक की इस सलाह को सुनकर उन दोनों ने अपने अपने दिमाग को इस गंभीर मुसीबत का समाधान ढूंढने में लगा दिया। पुलिस उन तक पहुंचे इससे पहले ही उन्हें अपने बचाव के लिए कदम उठाने होंगे। इस महत्वपूर्ण पहलू को समझकर उन तीनों ने आपस में कार में बैठकर सलाह मशविरा किया। अपनी जान बचाने के लिए वे तीनों सबसे पहले आलोक के चाचा रामनाथ के पास पहुंचे। वे दो फैक्ट्रियों के मालिक थे और राजनीतिबाजों से उनकी काफी जान पहचान थी। रामनाथ ने अकेले में उन तीनों से पूरी घटना की जानकारी ली। आलोक को ही अधिकतर उनके सवालों के जवाब देने पड़े। शर्मिंदा तो वे तीनों ही नजर आ रहे थे, पर सब बताते हुए आलोक ने खुद को मारे शर्म और बेइज्जती के एहसास से जमीन में गड़ता हुआ महसूस किया। अंकल, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ऐसा गलत काम हम जिंदगी में फिर कभी नहीं करेंगे। बस इस बार हमारी जान बचा लीजिए। दिल तो ऐसा कर रहा है कि तुम सबको जूते मारते हुए मैं खुद पुलिस स्टेशन ले जाऊं, लेकिन मजबूर हूं। अपने बड़े भैया को मैंने वचन दिया था कि उनके परिवार का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम तीनों के लिए किसी से कुछ सहायता मांगते हुए मुझे बहुत शर्म आएगी। संजय को आगन्य दृष्टि से घूरने के बाद रामनाथ ने मोबाइल पर अपने एक वकील दोस्त राकेश मिश्रा का नंबर मिलाया। राकेश मिश्रा को बुखार ने जकड़ा हुआ था। सारी बात उनको संक्षेप में बताकर रामनाथ ने उनसे अगले कदम के बारे में सलाह मांगी। जिस इलाके से उस लड़की को तुम्हारे भतीजे और उसके दोनों दोस्त ने उठाया था, वहां के एसएचओ से जान पहचान निकालनी होगी। रामनाथ, मैं तुम्हें 10-15 मिनट बाद फोन करता हूँ। बार बार खांसी होने के कारण वकील साहब को बोलने में कठिनाई हो रही थी। इन तीनों को अब क्या करना चाहिए? इन्हें घर मत भेजो। ये एक बार पुलिस के हाथ में आ गए तो मामला टेढ़ा हो जाएगा। इन्हें मैं अपने फार्म हाउस में भेज देता हूँ। उस कार में इन्हें मत भेजना जिसे उन्होंने रेप के लिए इस्तेमाल किया था, बल्कि कार को कहीं छिपा दो। थैंक यू माय फ्रेंड। मुझे थैंक यू मत बोलो रामनाथ। उस थाना अध्यक्ष को अपने पक्ष में करना बहुत जरूरी है। तुम्हें रुपयों का इंतजाम रखना होगा। कितने रुपए का? मामला लाखों में ही निपटेगा मेरे दोस्त। जो जरूरी है वो खर्चा तो अब करेंगे ही। इन तीनों की जलील हरकत का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम मुझे जल्दी से दोबारा फोन करो। रामनाथ ने फोन काटा और परेशान अंदाज में अपनी कनपटियां मसलने लगे थे। उनकी खामोशी से इन तीनों की घबराहट व चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। संजय के पिता की माली हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए रुपए खर्च करने की बात सुनकर उसके माथे पर पसीना झलक उठा था। फोन करके तुम दोनों अपने अपने पिता को यहीं बुला लो। सब मिलकर ही अब इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। रामनाथ की इस सलाह पर अमल करने में सबसे ज्यादा परेशानी नरेश ने महसूस की थी। नरेश का रिश्ता कुछ सप्ताह पहले ही तय हुआ था। अगले महीने उसकी शादी होने की तारीख भी तय हो चुकी थी। वह रेप के मामले में फंस सकता है, यह जानकारी वह अपने माता पिता व छोटी बहन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देना चाहता था। उन तीनों की नज़रों में गिरकर उनकी खुशियां नष्ट करने की कल्पना ही उसके मन को कंपा रही थी। मन के किसी कोने में रिश्ता टूट जाने का भय भी अपनी जड़ें जमाने लगा था। नरेश अपने पिता को सूचित न करे, ये बात रामनाथ ने स्वीकार नहीं की। मजबूरन उसे अपने पिता को फौरन वहां पहुंचने के लिए फोन करना पड़ा। ऐसा करते हुए उसे संजय अपना सबसे बड़ा दुश्मन प्रतीत हो रहा था। करीब घंटे भर बाद वकील राकेश का फोन आया। रामनाथ, उस इलाके के थाना प्रभारी का नाम सतीश है। मैंने थानेदार को सब समझा दिया है। वह हमारी मदद करेगा, पर इस काम के लिए 10 लाख मांग रहा है। क्या उस लड़की ने रिपोर्ट लिखवा दी है? रामनाथ ने चिंतित स्वर में सवाल पूछा।
अभी तो रिपोर्ट करने थाने में कोई नहीं आया है। वैसे भी रिपोर्ट लिखाने की नौबत ना आए, इसी में हमारा फायदा है। थानेदार सतीश तुमसे फोन पर बात करेगा। लड़की का मुंह फौरन रुपए से बंद करना पड़ेगा। तुम 4-5 लाख कैश का इंतजाम तो तुरंत कर लो। ठीक है, मैं रुपए का इंतजाम करके रखता हूँ। संजय के लिए 2 लाख की रकम जुटा पाना नामुमकिन सा ही था। उसके पिता साधारण सी नौकरी कर रहे थे। वह तो अपने दोस्तों की दौलत के बल पर ही ऐश करता आया था। जहां कभी मारपीट करने या किसी को डराने धमकाने की नौबत आती, वह सबसे आगे हो जाता। उसके इसी गुण के कारण उसकी मित्र मंडली उसे अपने साथ रखती थी। वो इस वक्त मामूली रकम भी नहीं जुटा पाएगा। इस सच ने आलोक, नरेश और रामनाथ से उसे बड़ी कड़वी बातें सुनवा दी। कुछ देर तो संजय उनकी चुभने वाली बातें खामोशी से सुनता रहा, पर अचानक उसके सब्र का घड़ा फूटा और वह बुरी तरह से भड़क उठा था। मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़ो। तुम सब जिंदगी में कभी न कभी मैं तुम लोगों को अपने हिस्से की रकम लौटा दूंगा। वैसे मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। हाँ, तुम दोनों अपने बारे में जरूर सोच लो कि जेल में सड़ना कैसे लगेगा। यूं गुस्सा दिखाकर संजय ने उन्हें अपने पीछे पड़ने से रोक दिया था। थानेदार ने कुछ देर बाद रामनाथ से फोन पर बात की और पैसों के इंतजाम पर जोर डालते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो रात में आपको बुला लूंगा या सुबह में खुद ही आ जाऊंगा। नरेश के पिता विजय कपूर ने जब रामनाथ की कोठी में कदम रखा तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। रामनाथ ने उन्हें जब उन तीनों की करतूत बताई तो उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने बेटे की तरफ देखे बिना विजय कपूर ने भरे गले से रामनाथ से प्रार्थना की, सर, आप इस समस्या को सुलझाइए प्लीज। अगले महीने मेरे घर में शादी है, उसमें कुछ व्यवधान पड़ा तो मेरी पत्नी जीते जी मर जाएगी। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर नरेश इतना शर्मिंदा हुआ कि वह उनके सामने से उठकर बाहर बगीचे में निकल आया। अब संजय व आलोक के लिए भी उन दोनों के सामने बैठना असह्य हो गया, तो वे भी वहां से उठे और बगीचे में नरेश के पास आ गए। चिंता और घबराहट ने उन तीनों के मन को जकड़ रखा था। आपस में बातें करने का मन नहीं किया, तो वे कुर्सियों पर बैठकर सोच विचार की दुनिया में खो गए। उस अनजान लड़की के रेप करने से जुड़ी यादें उनके जहन में रह रहकर उभर आती। कई तस्वीरें उनके मन में उभरती और कई बातें ध्यान में आती। इस वक्त तो बलात्कार से जुड़ी उनकी हर याद उन्हें पुलिस के शिकंजे में फंस जाने की आशंका की याद दिला रही थी। जेल जाने के डर के साथ साथ अपने घर वालों और समाज की नज़रों में सदा के लिए गिर जाने का भय उन तीनों के दिलों को डरा रहा था। डर और चिंता के ऐसे भावों के चलते वे तीनों ही अब अपने किए पर पछता रहे थे। संजय का व्यक्तित्व इन दोनों से अलग था, इसीलिए सबसे पहले उसने ही इस समस्या को अलग ढंग से देखना शुरू किया। हो सकता है कि वह लड़की पुलिस के पास जाए ही नहीं। संजय के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर नरेश और आलोक चौंक कर सीधे बैठ गए। वह रिपोर्ट जरूर करेंगे। नरेश ने परेशान लहजे में अपनी राय बताई। तुम्हारी बात ठीक है, पर बलात्कार होने का ढिंढोरा पीटकर हमेशा के लिए लोगों की सहानुभूति दिखाने या मजाक उड़ाने वाली नज़रों का सामना करना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होगा। आलोक ने अपने मन की बात कही। वह रिपोर्ट करना भी चाहे तो भी उसके घर वाले उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। अगर रिपोर्ट लिखाने को तैयार होते तो अब तक उन्हें ऐसा कर देना चाहिए था। संजय ने अपनी राय के पक्ष में एक और बात कही। मुझे तो एक अजीब सा डर सता रहा है। नरेश ने सहमी सी आवाज में वार्तालाप को नया मोड़ दिया। कैसा डर? अगर उस लड़की ने कहीं आत्महत्या कर ली तो हमें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा।
उस लड़की का मर जाना उल्टे हमारे हक में होगा। तब रेप हमने किया है, इसका कोई गवाह नहीं रहेगा। संजय ने क्रूर मुस्कान होंठों पर लाकर उन दोनों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। बेवकूफों, आलोक ने उन दोनों को डपट दिया। मुझे लगता है एसएचओ को इतनी जल्दी बीच में लाकर हमने भयंकर भूल की है। वह हमारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लड़की ने रिपोर्ट ना भी की तो भी वह रुपये जरूर खाएगा। संजय ने अपनी खीस जाहिर की। तू इस बात की फिक्र क्यों कर रहा है? रेप करने में सबसे आगे था और अब रुपए निकालने में तू सबसे पीछे है। आलोक के इस कथन ने संजय के तन बदन में आग सी लगा दी। उसने गुस्से में कहा, अपना हिस्सा मैं दूंगा, मुझे चाहे लूटपाट करनी पड़े या चोरी, पर तुम लोगों को मेरा हिस्सा मिल जाएगा। संजय ने उसी समय मन ही मन जल्द से जल्द अमीर बनने का निर्णय लिया। उसका एक चचेरा भाई लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य था। उसने उसके गिरोह में शामिल होने का पक्का मन उसी पल बना लिया। उसने अभावों व जिल्लत की जिंदगी और ना जीने की सौगंध खा ली। नरेश उस वक्त का सामना करने से डर रहा था जब वह अपनी माँ व जवान बहन के सामने होगा। एक बलात्कारी होने का ठप्पा माथे पर लगाकर इन दोनों के सामने खड़े होने की कल्पना करके ही उसकी रूह कांप रही थी। जब आंतरिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अचानक उसकी रुलाई फूट पड़ी। रामनाथ ने अब उन्हें अपने फार्म हाउस में भेजने का विचार बदल दिया, क्योंकि एसएचओ उनसे सवाल करने का इच्छुक था। उनके सोने का इंतजाम उन्होंने मेहमानों के कमरे में किया। विजय कपूर अपने बेटे नरेश का इंतजार करते करते सो गए, पर वह अपने कमरे में नहीं आया। उसकी अपने पिता के सवालों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। सारी रात उन तीनों की आंखों से नींद कोसों दूर रही। उस अनजान लड़की से बलात्कार करना ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ था, पर अब पकड़े जाने व परिवार व समाज की नज़रों में अपमानित होने के डर ने उन तीनों की हालत खराब कर रखी थी। सुबह 7 बजे के करीब थानेदार सतीश श्रीवास्तव रामनाथ की कोठी पर अपनी कार से अकेला मिलने आया। उसका सामना इन तीनों ने डरते हुए किया। थाने में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने वह अनजान लड़की रात भर नहीं आई थी, लेकिन थानेदार फिर भी 50,000 रुपये रामनाथ से ले गया। मैं अपनी वर्दी को दांव पर लगाकर आपके भतीजे और उसके दोस्तों की सहायता को तैयार हुआ हूँ। थानेदार ने रामनाथ से कहा, मेरे रजामंद होने की फीस है ये 50,000 रुपये। वह लड़की थाने ना आई तो इन तीनों की खुशकिस्मती, नहीं तो 10 लाख का इंतजाम रखिएगा। इतना कहकर वह उनको घूरता हुआ बोला, और तुम तीनों पर मैं भविष्य में नज़र रखूँगा। अपनी जवानी को काबू में रखना सीखो, नहीं तो एक दिन बुरी तरह पछताओगे। कठोर स्वर में ऐसी चेतावनी देकर थानेदार चला गया था। वे तीनों 9 बजे के आसपास रामनाथ की कोठी से अपने अपने घरों को जाने के लिए बाहर आए। उस लड़की का रेप करने के बाद करीब 1 दिन गुजर गया था। उसे रेप करने का मजा उन्हें सोचने पर भी याद नहीं आ रहा था। इस वक्त उन तीनों के दिमाग में कई तरह के भय घूम रहे थे। कटे बालों वाली लंबे कद की किसी भी लड़की पर नज़र पड़ते ही पहचाने जाने का डर उनमें उभर आता। खाकी वर्दी वाले पर नज़र पड़ते ही जेल जाने का भय सताता। अपने घर वालों का सामना करने से वे मन ही मन डर रहे थे। उस वक्त की कल्पना करके उनकी रूह कांप जाती, जब समाज की नज़रों में वे बलात्कारी बनकर सदा जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। अगर तीनों का बस चलता तो वे वक्त को उल्टा घुमाकर उस लड़की को रेप करने की घटना घटने से जरूर रोक देते।
सिर्फ 12 घंटे में उनकी हालत भय, चिंता, तनाव और समाज में बेइज्जती होने के एहसास से खस्ता हो गई थी। इस तरह की मानसिक यंत्रणा उन्हें जिंदगी भर भोगनी पड़ सकती है। इस एहसास के चलते वे तीनों अपने आप और एक दूसरे को बार बार कोस रहे थे।